हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है वापस आप सभी का राजस्थान रेंट कंट्रोल के इस दूसरे पार्ट के अंदर। देखो, ये पार्ट अटेंड करने से पहले जो फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड हो रखा है ऐप के अंदर, उसको ज़रूर देखिएगा और फिर ही आप इस सेकंड पार्ट को स्विच कीजिएगा, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर तकरीबन 2 घंटे की जो हमने क्लास ली थी उसमें बेसिक सारे फंडामेंटल समझे थे। मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट का किस तरीके से आगाज हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताऊं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखी हैं, तो वो कौन कौन सी होगी, आइए ज़रा एक बार उस पर बात करते हैं और फिर आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने वहाँ पर समझा था कि पूरे रेंट कंट्रोल एक्ट में 3 तरह की अथॉरिटी है, 3 तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से समझना है। रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल कह दीजिए, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल कह दीजिए। इन तीनों के संदर्भ में हमने डिस्कशन किया था। किसकी अपील, किसके आदेश के खिलाफ अपील कहाँ पर होगी, ये भी हमने जाना था। इतना ही नहीं, साथ साथ में जो रेंट का रिवीजन होता है, ये मैं वो बातें लिख कर रहा हूँ जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, पहले डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बेरेट की भाषा के बजाय उसको एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना ज़्यादा उचित समझा। रेंट का रिवीजन कैसे होता है और कितने प्रतिशत रेंट जो है वो बढ़ाया जाएगा, ये भी बात आया था। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन क्लॉज को। डेफिनेशन क्लॉज में खासकर 3 डेफिनेशन कौन कौन सी। एक तो हमने समझी थी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, साथ साथ में प्रीमाइसेस भवन उसकी डेफिनेशन, और टीनेंट यानी कि किराएदार उसकी डेफिनेशन। ये 3 डेफिनेशन को हमने ऑब्जर्व किया था। उसके अलावा रेंट अथॉरिटी का क्या रोल है, जो रेंट अथॉरिटी है इसका क्या रोल है और इसकी बेसिक जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो किस तरीके से होती है, ये हम लोगों ने स्टडी किया। साथ ही साथ में जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसका क्या सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अब रेंट ट्रिब्यूनल का ही तो सारा खेल है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमारे सामने थी, जिसमें रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी या रेंट जो आपका अथॉरिटी है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई रिवीजन करते समय क्या प्रक्रिया है, इविक्शन करते समय क्या प्रक्रिया है, और या फिर अन्य मामलों के अंदर, अन्य मामले कैसे जो कोई अदर डिस्प्यूट है, जैसे इमीडिएट पोजीशन चाहिए होता है, इमीडिएट पोजीशन चाहिए होता है, तो उस मैटर को कैसे डील किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, इसका मुद्दा आया। इसके अलावा जो स्पेशली देखा था हम लोगों ने लिमिटेड पीरियड टीनेंसी, लिमिटेड पीरियड टीनेंसी यानी कि सेक्शन 8, इसके अंदर जो 3 साल के जॉइंट एप्लीकेशन वाली टीनेंसी होती है उसको ऑब्जर्व किया था। और इतना ही नहीं, जो इविक्शन की प्रोसेस है और इविक्शन के जो ग्राउंड है, 2 चीज़ें कौन कौन सी। एक तो इविक्शन की प्रोसेस, इविक्शन यानी कि बेदखली, इसके जितने भी अलग अलग ग्राउंड थे उसको भी डायग्रामेटिक तरीके से आपके सामने रखा गया था, और इसमें क्या प्रोसीजर होती है। इसके साथ साथ जो इमीडिएट पोजीशन चाहिए होता है, इमीडिएट पोजीशन चाहिए होता है, उसके भी क्या क्या ग्राउंड है वो भी ऑब्जर्व किए थे। और अंत में जो टीनेंसी एग्रीमेंट है, यानी कि सेक्शन 22B जो है, टीनेंसी एग्रीमेंट, टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में जिक्र हमारा हो रखा है। तो ये तो वो चीज़ें थी जो कहीं कि हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर अच्छे तरीके से कंप्लीट की थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वो पार्ट दे रखा है तो आपको वो वाली चीज़ें माइंड के अंदर याद भी होगी। नहीं है तो सेकंड पार्ट को अटेंड करने से पहले एक बार जाकर उस पहले पार्ट को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही हम इस सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। हालांकि इसके अलावा कई सारी कॉन्सेप्चुअल बातें भी हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे इससे आगे। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हम लोग 2 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। 2 तरीके कौन कौन से होंगे। पहला तरीका तो ये होगा कि बेरेट में ऐसे सेक्शन जिनका बिल्कुल ही डिस्कशन नहीं हुआ है उस पर बात करेंगे, नंबर 1 तो ये। और नंबर 2 ये, कुछ एक सेक्शन ऐसे होंगे, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है, बट फिर भी एक औपचारिकता हमें पूरी करनी है बेरेट की उस भाषा को समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो ये रेंट कंट्रोल एक्ट की जो रेंज है, देखो
सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी माइनर एक्ट के अंदर उसकी रेंज को क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए। तो यहां पर देखो रेंज में क्या होगा, पहला आता है प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसमें से दो हमारे सेक्शन 1 से लगाकर 5 तक, सेक्शन 1 से लगाकर 5 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। उसके बाद रिवीजन ऑफ रेंट सेक्शन 6 से 7 तक दे रखा है। टीनेंसी थर्ड जो पार्ट रहेगा, टीनेंसी किराएदारी का, सेक्शन 8 से लेकर 10। अब टीनेंसी के अंदर क्या क्या बातें आएगी, जैसे लिमिटेड पीरियड टीनेंसी सेक्शन 8, इविक्शन के ग्राउंड सेक्शन 9, इमीडिएट पोजीशन मतलब तुरंत जो कब्जा चाहिए होता है, इसका जो पॉइंट है वो भी हमारे सामने कहाँ पर आ जाता है, सेक्शन 10 के अंदर। और इन्हीं की प्रक्रिया जो है कहाँ मेंशन कर रखी है, आगे आने वाले कुछ सेक्शंस के अंदर, तो उनको भी देखेंगे। रीएस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट, अब ये बिल्कुल ही अनटच पार्ट है, इसको हमने बिल्कुल टच नहीं कर रखा है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मकान मालिक ने, सीधे साधे एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे, सुनिएगा अच्छे से, अगर किसी लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट को एक ऐसे ग्राउंड पर निकाल दिया गया है, बेदखल कर दिया, किससे, उस भवन से, उस मकान से, उस प्रीमाइस से जो उसने किराए पर दे रखा था, बिना किसी ऐसे ग्राउंड के जो सेक्शन 9 में दे रखा हो। सेक्शन 9 में क्या है, सेक्शन 9 के अंदर अलग अलग तरह के इविक्शन के ग्राउंड मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर एक हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपके सामने रखा था, जहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ से आप वो सारे पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराने के लिए रखा है। आप लास्ट वाली स्लाइड में जाएंगे, लास्ट वाले पार्ट में जाएंगे, और या फिर ई नोट्स अगर देखेंगे ना, तो ई नोट्स के अंदर ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जब इस तरीके से बेदखल कर दिया है तो अब उसके पास क्या ऑप्शन बचता है। सेक्शन 11 और 12 ये दोनों अनटच रह चुके हैं, तो आइए जरा उनके बारे में बात करेंगे। और रही बात है ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होना, क्या प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, इस प्रक्रिया का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होना, टेनेंसी एग्रीमेंट, पीरियड ऑफ टेनेंसी कितना होगा, रेंट का रिवीजन कुछ सिचुएशन में किस तरीके से होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट को कैसे डील करना है, अमेनिटी सुख सुविधाएं, और कुछ पार्ट रहेंगे इसके मिसलेनियस के अंदर। यानी कि टोटल जो ये 7 चैप्टर से 32 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो रखा है। आइए जरा शुरुआत से स्टडी करते हैं ऐसे बिंदु जिनको बिल्कुल भी अभी तक हमने टच नहीं किया है। सबसे पहले सेक्शन 1 बेसिकली बात बताता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल इस तरीके से शुरुआती स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर फैलेगा, और बाद में सरकार के द्वारा जब नोटिफाई किया जाएगा तो ये अन्य शहरों के अंदर भी, अन्य म्यूनसिपलिटी के अंदर भी जो है एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास कई तरह की डेफिनेशन है, टोटल मिलाकर इसमें ए से लगाकर जे तक की डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है। पहले 1 बाय 1 डेफिनेशन, अमेनिटीज, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पासेज, स्टेयरकास्ट, नेचुरल लाइट, लेवेटरी, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, ये सारे बिंदु जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं, अमेनिटी, सुख सुविधाओं के अंदर। देखो सुख सुविधाओं के बिना आप मकान को इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, ये बात यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी भी है। अच्छा, अमेनिटीज से जुड़ा हुआ, अमेनिटीज से कनेक्टेड हमारे पास अलग से चैप्टर भी है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, कि हमारे पास में ये आया सेक्शन, कौन सा, सेक्शन 2 का क्लॉज ए, जिसमें क्या दे रखा है, अमेनिटीज, अमेनिटीज यानी कि सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं, और इसी से कनेक्टेड अगर आप रेंज देख पा रहे हैं तो इसी से कनेक्टेड हमारे पास अलग से चैप्टर भी है, चैप्टर 6 जो सेक्शन 23 से लेकर 24A तक है। डेफिनेशन को ध्यान से सुनना मेरी बात को, डेफिनेशन को अगर परफेक्टली समझना चाहते हो ना, तो आप डेफिनेशन क्लॉज को तुरंत ही उस जगह के साथ में पढ़ो जहां पर उसे अप्लाई किया गया है। तो आइए मेरे साथ और सेक्शन 23 ओपन कीजिए, और क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, अमेनिटीज को जोड़कर। अब अमेनिटीज का मतलब तुम समझ गए, पानी का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन, या फिर जो वेंटिलेशन आता है उसका कनेक्शन, या सीढ़ियाँ जो होती है, स्टेयरकेस जो होती है उसका कनेक्शन है, वो सब कुछ क्या कहलाता है, अमेनिटीज कहलाता है। देखिए अब सेक्शन 23, 24 और 24A 3 सेक्शन है हमारे जो इस मामले में डील करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम चैप्टर 6 को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ये तो पार्ट हो गया हमारे किसका, अमेनिटीज का, इसको तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और यहाँ पर जो है 3 तरह की ब्रांचेज जो है क्रिएट कर लेते हैं। 3 ब्रांचेज यहाँ पर, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच
और ये तीसरी ब्रांच, क्योंकि 3 सेक्शन है इसलिए 3 सेक्शन को इस तरीके से डिवाइड कर लिया जाए। ये हमारे पास आ जाएगा सेक्शन 23, यहाँ पर आ गया सेक्शन 24। देखो चीज़ों को आसान करोगे ना तो ये माइनर बेरेक्ट अपने से भी माइनर हो जाएगा समझने के लिए, आसानी से उसको आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। और ये हो गया हमारा 24A। अब ज़रा 23 में देखो लिखा हुआ क्या है। 23A के अंदर भी 4 तरह के हमारे पास में क्या है, सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन कहता है नो लैंडलॉर्ड आइदर हिमसेल्फ और एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन और एनी पर्सन पर्पटिंग to act on his behalf shall discontinue or withhold the amenity enjoyed by the tenant। कोई भी जो भूस्वामी है वो या तो खुद या किसी और के माध्यम से जितनी सुख सुविधाएं इनको बंद नहीं करेगा। any amenity without any amenity with the permission of authority, बिना उसकी अथॉरिटी की, किसकी अथॉरिटी के, परमिशन के, रेंट अथॉरिटी या रेंट कंट्रोलिंग जो ट्रिब्यूनल है उसके बारे में, shall grant such permission इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट टेनेंट हैज़ नॉट पेड द चार्जेस। तो जब तक रेंट अथॉरिटी अलाउड नहीं करे आप अमेनिटी को विड्रॉ नहीं कर सकते। और जब ये पिटिशन फाइल की जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा अमेनिटीज को डिसकंटिन्यू करने की, ऑन द पिटिशन ऑफ द टेनेंट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इश्यू नोटिस टू द अदर पार्टी। दूसरा सबसेक्शन कह रहा है नोटिस देना पड़ेगा। जब तक मामले की इंक्वायरी पेंडिंग चलती है तो इंट्रीम ऑर्डर पास किया जा सकता है। रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन दिस सेक्शन इन अ समरी मैनर एंड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज। तो यहाँ पर क्या कह रखा है, देखो समझना इस बात को। सबसे पहले हमारे पास सबसेक्शन 1 आया, ये कह रहा है कि जो एल फॉर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्या नहीं कर सकता, लैंडलॉर्ड बिना आरए की परमिशन के अमेनिटी को विद होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं इनको बंद नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा। ये बात यहाँ पर इन्होंने क्या रखी, किसकी परमिशन चाहिएगी, रेंट अथॉरिटी का परमिशन चाहिएगा। ठीक। दूसरा सबसेक्शन क्या कह रहा है कि जब भी ऐसा मामला आएगा तो रेंट अथॉरिटी नोटिस देगा सामने वाले पार्टी को। तीसरा मुद्दा है कि जब प्रक्रिया चल रही है तो कोई भी इंट्रीम ऑर्डर पास किया जा सकता है। इंट्रीम ऑर्डर यानी कि मध्यवर्ती आदेश जो है वो पास किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कह रखी है यहाँ पर कि जो प्रक्रिया है वो आपको कितने दिन के टाइम पीरियड में फिनिश करनी चाहिए, 60 डेज। कहाँ से, जब से पिटीशन प्रेजेंट की गई है, यानी कि 60 दिन में मामले का क्या हो जाना चाहिए, डिस्पोजल हो जाना चाहिए। बस ये 4 बातें जो है यहाँ पर लिखी गई है। तो अमेनिटी बंद नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसे केस में ये 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ये 4 बातें हमारे किससे कनेक्टेड हो गई, 23 से। अब आ जाओ 24 पर। 24 कह रहा है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट की ड्यूटी क्या है अमेनिटी के संबंध में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट essential repairs in a year involving expenditure up to 5% of annual rent shall be carried out by tenant। मतलब 5% तक जो मरम्मत के खर्चे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, 24 जो है ना, सेक्शन 24 ये ड्यूटीज के बारे में बात करता है। अब ड्यूटीज कैसे, देखो भाई कुछ सुख सुविधाएं ऐसी होती है जो मेंटेनेंस मांगती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर रिपेयर ड्यूटीज किसके संबंध में, रिपेयर के संबंध में, मरम्मत के संबंध में, तो सीधा सा क्लियर कट नियम है कि 5% तक, 5% किसका, एनुअल रेंट का, जो सालाना रेंट है उसका कौन बियर करेगा, टी फॉर टेनेंट बियर करेगा। और 5% से अगर ज़्यादा मामला है, 5% से अगर ज़्यादा का मुद्दा है तो वहाँ पर किसकी लायबिलिटी बनेगी, लैंडलॉर्ड की। इतनी सी सरल बात 24 कह रहा है। और प्रोविजो क्या कह रहा है, वेयर द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट टू अंडरटेक एसेंशियल रिपेयर, और कहीं पर लैंडलॉर्ड मना कर देता है कि नहीं मैं तो ये रिपेयर नहीं करवाऊंगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटेयर। जब उसने नोटिस दिया, भाई किराएदार ने नोटिस दे दिया कि मकान मालिक साहब ये ज़रूरी मरम्मत करवानी है मकान की, करवाइए। नोटिस देने के 15 दिन के भीतर नहीं कर रहा है, मना कर दिया उसने, तो वहाँ पर जो टेनेंट है वो क्या कर सकता है, रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है इस बात की परमिशन लेने के लिए, और फिर वो अपने स्तर पर रिपेयरिंग करवाएगा और फिर उसकी वसूली कर सकेगा, कहाँ से, लैंडलॉर्ड से, बाय सेटिंग ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट द रेंट पेबल। जो भी रेंट पेबल उसमें से एडजस्ट कर लेगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4, 23 शैल अप्लाई।
तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस केस के अंदर जब वो इस तरीके से 5% से ज़्यादा मान लीजिए एसेंशियल रिपेयर वो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी लैंडलॉर्ड के, क्योंकि वो बंदा तो रेंट अथॉरिटी जाके परमिशन ले लेगा, और परमिशन लेगा तो ये जो 3 सेक्शन है ना, ये जो 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। मतलब नोटिस देना, इंट्रीम ऑर्डर, 60 दिन में डिस्पोजल, ये एज इट इज़ यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि असेंशियल रिपेयर करवाने से लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टेनेंट को क्या करना है, जो रेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी है, खुद खर्चा करना है, उस खर्चे को रेंट से वसूल करना है। ओके, नेक्स्ट 24A डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग। अब ये कैसा है, ये ट्रांजिशनल प्रावधान है। क्या लिखा हुआ है, ऑल द प्रोसीडिंग अंडर 23 और 24 पेंडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंटिन्यू एंड द रेंट ट्रिब्यूनल में पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर। इसके आगे लिख लो ट्रांजिशनल प्रोविजन। 24A जो है, मतलब कोई जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है, क्या लिखेंगे इसको, ट्रांजिशनल। इसका मतलब क्या हुआ, पेंडिंग प्रोसीडिंग बिफोर एक्ट, कौन सा एक्ट, 2017 वाला, कंटिन्यू, वो क्या रहेगी, निरंतर उसी तरीके से चलती रहेगी। तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। 24 रिलेवेंट है, 24 के अंदर कोई नई बात नहीं, ये सिर्फ एक संक्रमणकालीन प्रावधान है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से अमेनिटीज के पॉइंट को, अमेनिटी के पॉइंट को एक साथ एक जगह पर कनेक्ट कर लेना चाहिए। याद रखने वाले पॉइंट देखा जाए ना, तो 60 दिन में डिस्पोजल होना चाहिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में 5% तक टेनेंट बियर करेगा, 5 से ज़्यादा लैंडलॉर्ड बियर करेगा, ये बातें याद रखने लायक है। और एसेंशियल रिपेयर अगर वो नेग्लेक्ट करता है तो रेंट अथॉरिटी की परमिशन लेके टेनेंट करा सकता है, बाद में खर्चे किराए में से लेस कर देगा। और 24A में तो कुछ याद करने लायक है नहीं। अब आ जाओ वापस आप डेफिनेशन क्लॉज पे। तो ये तो हुआ हमारा पार्ट 6, चैप्टर 6 भी था। अब डेफिनेशन में अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल कौन होगा, जिसको सेक्शन 19 के तहत, तो ये जो रेंट ट्रिब्यूनल है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल है, इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं पहले वाले पार्ट के अंदर। इसमें सिर्फ आपको एक काम आप चाहें तो कर सकते हैं, जाके एक बार सेक्शन को देखना, उसमें कौन सा व्यक्ति किस तरीके से है, किस पद पर है, आपको आइडिया लग जाएगा। एक चेयरमैन होना चाहिए, एक अध्यक्ष होगा, बाकी के लोग मेंबर्स होंगे, वहाँ पर भी ये पॉइंट अपने आप में क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आप चाहते हैं तो चलो आ जाओ भाई, सेक्शन 90 पे आ ही जाओ, मन में क्यों रखना, इसी बहाने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट सच नंबर ऑफ अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल, जैसा भी उनको ठीक लगे। वेयर 2 और मोर अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूट फॉर एनी एरिया, तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी। अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली, और उसके अंदर भी कौन होगा, टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कौन अपॉइंट करने वाला है, हाई कोर्ट। एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी कितनी होगी, चौथा क्लोज, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल अनलेस ही इज द डिस्ट्रिक्ट जज, जब तक कि डीजे कैटर का बंदा नहीं हो, और डीजे कैटर का भी ऐसा बंदा जिसके पास 3 साल का कम से कम अनुभव हो। ऐसा नहीं जस्ट न्यू सेलेक्ट हुआ है और उसी को हमने क्या कर दिया, अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल का जो है वह प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, ऐसा नहीं होगा। Notwithstanding anything contained in subsection 3, the High Court may authorize the presiding officer of one appeal and अब देखो हाई कोर्ट जो क्या कर सकता है कि एक अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दूसरे अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को संभालने के लिए भी कह सकता है, और जो भी फाइनल ऑर्डर उसके द्वारा पास किया जाएगा, किसके द्वारा, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसके खिलाफ अपील जो है आप अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल में कर सकते हो 60 डेज के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर अपील जो है की जा सकती है। अभी बेसिक सी बातें हैं अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल के संबंध में कि जो अपील की प्रक्रिया होगी। देखो, रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अपील अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल। इस तरीके से क्या बना हुआ है, एक सुव्यवस्थित तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रखा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, 60 दिन गणना, 60 दिन में डिस्पोजल होना चाहिए वगैरह। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर पावर्स भी आपको मिलेगी, कहाँ पर, किसकी, अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल की, कि क्या क्या उसकी पावर्स वगैरह हो सकती है।
तो ये तो बहुत सारी बातें, लाइक डिक्री को जो भी ऑर्डर है रेंट ट्रिब्यूनल का, उसको वो कंफर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है जरूरत पड़े तो, उसमें अल्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है एक पावर आपको 19A में भी मिलेगी। सेक्शन 19A देखो, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड एरियर देयर ऑफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटिशन और अपील। मतलब इंट्रीम ऑर्डर भी वो कर सकता है। जब भी कोई आदेश किसी भी इंक्वायरी की पेंडेंसी में पास किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? इंट्रीम ऑर्डर कहते हैं। अभी हमने समझा था अमेनिटी के केस में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये फंडामेंटल चीज आ जाएगी। एक बात और समझें आप इस चीज को, ये रेंट जो एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये क्यों बना? इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि जो जितने भी लैंडलॉर्ड और टेनेंसी के डिस्प्यूट है, इनको स्पीडियस मैनर के अंदर, मतलब त्वरित इनका क्या करा दिया जाए, समाधान कर दिया जाए, इनको शॉर्ट आउट किया जाए, इसलिए इनको बनाया गया। तो 19 और 90A, 90 अपने आप में इंट्रीम ऑर्डर के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ में जो ये वाला केस रहेगा अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल का, इसके अंदर सारी प्रक्रिया जो है उसको आप वन लाइनर नोट्स में जरूर कन्वर्ट करें। अब वन लाइनर नोट्स किस तरीके से बनते हैं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी आप अपने स्तर पर जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे देखो, सेक्शन 19 को वन लाइनर नोट्स में कन्वर्ट करने का यहाँ पर एक एफर्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये हमारे सामने आ गया सेक्शन 19। सबसे पहले तो ये देखो कि सेक्शन 19 में टोटल सब सेक्शन जो है वो कितने दे रखे हैं। तो यहाँ पर कहने को टोटल 13 सब सेक्शन है। कितने? 13 सब सेक्शन। अब देखिए इनमें कीवर्ड क्या क्या मिलता है। सबसे पहले सब सेक्शन 1 की बात की जाए तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखा होगा, राज्य सरकार कंस्टिट्यूट कर सकती है ART को। तो सिंपली इतना लिखना है, कॉन्स्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, नंबर 1। उसके बाद सबसेक्शन 2 में देखिए, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा ART है तो वर्क डिवीजन भी राज्य सरकार करेगी। क्या लिखना है? 2 और मोर ART। तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनके बीच में वर्क को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ART ट्रिब्यूनल से कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली। क्या होगा वो 1 पर्सन, जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है 1 पर्सन, वो भी कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट, अपॉइंट बाय हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। और इसी 1 पर्सन की, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो आपको सबसेक्शन 4 में दे रखी है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो सबसेक्शन 4 में दे रखी है। क्या लिखा हुआ है? DJ कैडर का बंदा होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, कितना? मोर देन इक्वल टू 3 इयर्स, कम से कम 3 सालों का, वो इसके केस में लायक होगा, एलिजिबल होगा। उसके बाद 5वां, द हाई कोर्ट में अब एक PO, देखो समझना इस बात को, कि जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका? ART 1 का, इसको अपॉइंट किया जा सकता है किसके लिए, कि इसको PO ART 2 का भी लगाया जा सकता है। मतलब दूसरी अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल का कामकाज भी हम इससे करवा सकते हैं, और ये हर केस में होता है। उसके बाद 6 में क्या पॉइंट दे रखा है, समझना। 6 में दे रखा है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है, इसके आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। कहाँ पर? ART के अंदर क्या की जाएगी? अपील जो है वो अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल में की जाएगी। और इसको इन्होंने टाइम लिमिटेशन के अंदर भी बांध रखा है। टाइम लिमिटेशन कितना होगा? 60 डेज, 60 दिन के अंदर, 60 दिन में अपील आपको करनी है। देन आफ्टर 7वां पॉइंट देखिए यहाँ पर, अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग एंड अपील, जब भी अपील फाइल की जाती है सबसेक्शन 6 के अंदर, सर्व नोटिस सर्व करेगा, जिसके साथ में जो कॉपी अपील की वो लगाई जाएगी। उसके तहत वो डेट फिक्स करेगा, जिसके तहत पार्टीज को अपीयर हो। डेट फिक्स कौन से सेक्शन में? सेक्शन 17 में। अब सेक्शन 17 क्या है जरा समझना। एक सेकंड के लिए यहीं पर आप इस चीज को होल्ड करके रखें और आप एक बार पेज टर्न करके सेक्शन 17 की हेडिंग पढ़ें, फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टी बिफोर ART। मतलब यहां पर डेट फिक्स की जाती है। द रेंट ट्रिब्यूनल वाइल फाइनली डिसाइडिंग अ पिटिशन इन विच इट इज नॉट प्रोसीडिंग एक्स पार्टे। ऐसा कोई भी मामला जिसमें वो एक्स पार्टे नहीं चल रही है, एक्स पार्टे बोलो तो एक तरफा, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं है वहां पर,
वो एक डेट फिक्स करेगी, नॉट प्रोसीडिंग एक्स पार्टी अगेंस्ट एनी पार्टी शैल फिक्स अ डेट बियॉन्ड 2 मंथ बट बियॉन्ड 6 मंथ। मतलब एक तरीके से 2 महीने बाद की लेकिन 6 महीने से पहले की, ऑफ ए डिसीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ पार्टी टू द पिटिशन। मतलब यहाँ पर जो क्या है, उसके सामने पेश होने की डेट है जो तय की जा रही है। किसके सामने? रैंक ट्रिब्यूनल तय करेगा कि आपको अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल के सामने किस तारीख तक जो है अपीयर होना है। ये बात सेक्शन 17 में दे रखी है। अब आ जाओ वापस इसके सब सेक्शन 7 के अंदर। तो सब सेक्शन 7 में अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक तो भैया देखो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, एआरटी का गठन हो गया, 2 या 2 से ज्यादा एआरटी तो उनके बीच में वर्क डिवीजन राज्य सरकार कराएगी। जो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट होगा, और इसकी क्वालिफिकेशन डीजे कैडर का 3 साल कम से कम अनुभव होना चाहिए। एक एआरटी के पीओ को दूसरे एआरटी के पीओ का चार्ज दिया जा सकता है, 60 दिन में अपील होनी चाहिए। और सब सेक्शन 7 ने सबसे पहले तो क्या बात कही कि नोटिस होगा, नोटिस के बाद में सेक्शन 17 होगा। अब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में सेक्शन 17 लिखा है। सेक्शन 17 कौन तय करता है? रैंक ट्रिब्यूनल तय करती है। और कौन सी डेट को अपीयर होना है? तो 2M, M का मतलब मिलियन नहीं, मंथ, 2 मंथ से लेकर 6 मंथ के पीरियड में कोई भी डेट वो तय कर देते हैं, जहां पर पार्टीज को अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल के सामने, यानी कि अपीलेंट अथॉरिटी के सामने पेश होना है। द रेंट अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल शैल इश्यू नोटिस, फिर वो नोटिस इश्यू करेगी बाय कॉपी ऑफ अपील फिक्सिंग अ डेट नॉट लेटर देन 30 डेज रिक्वायरिंग द रेस्पोंडेंट टू अपीयर। फिर वो 30 दिन का वहां पर क्या हो रहा है, नोटिस जाएगा। इसी को क्रम में आगे लेकर चलते हैं। यहां पर एआरटी के द्वारा 30 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा सामने वाली पार्टी को अपीयर होने के लिए। लैंडलॉर्ड ने अपील फाइल की है तो टीनेंट को अपीयर होने के लिए 30 दिन का समय। Not later than 30 days requiring the respondent to appear before it on the date so fixed and service of such a notice, वहाँ पर अपीयर होना, एज वेल एज द रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। एंड नोटिस ड्यूली सर्व्ड बाय एनी ऑफ दीज मेथड शैल बी ट्रीटेड सफिशिएंट, जहाँ पर वेयर however the appellant and criminal otherwise considered necessary to do so in the interest of justice, it may issue notice of appeal to the respondent in the manner indicated above। तो कुल मिला के यहाँ पर सबसेक्शन 7 में जो प्रक्रिया आ रखी है वो 3 स्टेप की आ रखी है। पहला यहाँ पर जो स्टेप आ रखा है वो मेयर नोटिस का। अब सवाल आता है कि ये भी नोटिस है और यहाँ पर भी नोटिस का जिक्र कर रखा है। देखो जो पहले वाले में बात कर रखी है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ऑन द रेस्पोनेंट जो भी डेट फिक्स की गई उसमें अपीयर होने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद में जो नोटिस की कार्रवाई होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सबसेक्शन 7 के अंदर 8 में क्या लिखा हुआ है, द अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल शैल देयरफॉर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। 45 दिन के अंदर अगली हियरिंग होनी चाहिए। अपील शैल बी डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। अब 8वां सबसेक्शन 2 लिमिट लगा रहा है, ध्यान से सुनना। 8वां सेक्शन कह रहा है कि जो पहली सुनवाई होनी चाहिए, पहली सुनवाई कहाँ पर, अपीलेंट कोर्ट के पास में, वो 45 दिन में हो जानी चाहिए। और दूसरा, मामले का फाइनल डिस्पोजल, मामले का फाइनल डिस्पोजल जो है वो कितने दिनों में हो जाना चाहिए, 180 दिनों में हो जाना चाहिए। लेकिन ये दिन कहाँ से, सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस, जब नोटिस सर्व किया गया है उससे। तो 45 दिन और 180 दिन एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट यहां पर बनते हैं। 9th, जहां पर अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल कंसिडर्ड नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन इट में अलाउ फाइलिंग ऑफ एडिशनल एफिडेविट। तो यहां पर सब सेक्शन 9 क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, इजाजत दे रहा है किस बात की, कि अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त शपथ पत्र एडिशनल एफिडेविट भी कोर्ट के अंदर फाइल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको अलाउ करना सबसेक्शन 9 के अंदर आ गया। अपील प्रोसीडिंग में एफिडेविट फाइल हो रहा है, इसलिए अलग से प्रावधान दे रखा है। द अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल इन डिस्कशन पास सच इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या मुद्दा आ रहा है, देखो समझने की कोशिश की जाए। यहाँ पर क्या होगा, इसका 10वां जो पॉइंट है सबसेक्शन 10, यानी कि जरूरत पड़े तो इंट्रीम ऑर्डर पास किया जा सकता है।
एक एक कीवर्ड के अंदर अगर आप इन चीज़ों को कर दोगे ना, आसान कर दोगे ना, तो फिर रेंट कंट्रोल एक्ट जो है हमारे लिए दिक्कत भरा नहीं रहेगा। और लास्ट में 11 सबसेक्शन में क्या कहना है, वाइल डिसाइडिंग द अपील, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, कंफर्म कर सकता है उस ऑर्डर को, वापस मामले को भेज सकता है, रिमांड कर सकता है, और या फिर रिकवरी सर्टिफिकेट जो जारी कर सकता है, और या फिर उसके डिसीजन को फाइनल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि डिसीजन इन अपील, डिसीजन इन अपील क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, नंबर 1 कंफर्म कर सकता है, अल्टर कर सकता है, रिमांड कर सकता है, रिमांड यानी कि वापस भेजना, और जरूरत पड़े तो रिकवरी सर्टिफिकेट जो है वो भी जारी कर सकता है। ये सारी पावर सब सेक्शन 11 में दे रखी है। सब सेक्शन 12 के अंदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टी, और सुनवाई के बाद आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज हैव बीन डिजायर्ड, तो वहाँ पर उनको सुनने के बाद या खुद के ऑन मोशन पर, खुद के सब विवेक पर ART क्या कर सकता है, इट एनी स्टेज ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन रेंट ट्रिब्यूनल टू अदर रेंट ट्रिब्यूनल। यानी कि सबसेक्शन 12 क्या कर रहा है यहाँ पर, सबसेक्शन 12 जो है वो कह रहा है कि कोई भी एक मामला रेंट ट्रिब्यूनल 1 से ट्रांसफर करके रेंट ट्रिब्यूनल 2 में भेजा जा सकता है। कब, या तो कोई पार्टी अप्लाई करे, और या फिर उस ART को खुद को ऐसा लगे कि उसको ऐसा करना चाहिए। कौन करेगा ये, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की पावर के अंदर आता है। एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, ये दूसरा। और अंत में हमारे पास लास्ट सबसेक्शन क्या कह रहा है, वेयर एनी केस हैज बीन ट्रांसफर द रेंट ट्रिब्यूनल विच है देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच केस मे प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज ए टू ट्रांसफर। अब ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, किसका, 12 का। ये क्या कह रहा है कि जो ये RT2 है ना, जिसको ट्रांसफर किया गया, वो कंटिन्यू कर सकता है फ्रॉम वेयर, जहां से छोड़ा था वहां से वो कंटिन्यू कर सकता है। कौन कंटिन्यू करता है, RT2। अब देखो, मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स अभी सक्रिय स्थिति के अंदर नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही लंबा चौड़ा काम हो गया। लेकिन यकीन मानिए, हम शुरुआत में पढ़ते समय अगर इन चीज़ों को वन लाइनर नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ना, शुरुआत में अगर हम इन चीज़ों को वन लाइनर नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे ना, आपका काम इतना आसान रहेगा। अभी हमें इस सेक्शन 19 को पढ़ने में निस्संदेह टाइम लगा, हमारा टाइम कंज्यूम हुआ, लेकिन आगे के लिए ये इस सेक्शन 19 को मैंने अभी इसलिए आपके सामने करवाया ताकि भविष्य में जब भी आप इस तरह के मैटर्स को डील करो ना, तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सको। देखो, बहुत ज़रूरी होता है अप्रोच डेवलप करना, अपने अंदर एक वो तरीका डेवलप करना जिससे हम काम को आसान कर सकें। अब हमने क्या कर दिया, सेक्शन 19 को पूरा का पूरा एक एक लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक कि जैसे उदाहरण के लिए, अब इन्हीं चीज़ों को मैं वापस इस तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ। ये पहला स्लॉट, ये मेरा दूसरा स्लॉट, ये तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया, ये पांचवा पॉइंट आ गया यहाँ पर। देन आफ्टर ये 6th बिंदु है, उसके बाद में ये 7th वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पर 8th पॉइंट, देन 10th, 11, इसी तरीके से ये 12 और 13। सेक्शन 19 वन लाइन नोट्स। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज़ आप कर सकते हो क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, बस एक बार थोड़ा तबीयत से बैठने की ज़रूरत है उसके ऊपर। उस तरीके से बैठोगे तो निस्संदेह है जो है ना, ये आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। खैर, हम लोग जो मुख्य रूप से करना चाह रहे थे वो ये करना चाह रहे थे कि डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अलग से देखना है। अब इसमें प्रीमाइसिस की डेफिनेशन डिस्कस की जा चुकी है, ट्रिब्यूनल, रेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। देखो, तीसरे सबसेक्शन पर चैप्टर 2nd और 3rd नॉट टू अप्लाई टू सर्टन प्रीमाइसिस एंड टीनेंसी। मतलब ये जो हमारे पास 2nd और 3rd चैप्टर है, 2nd चैप्टर किस में बिलोंग करता है? 2nd चैप्टर बिलोंग करता है रेंट के रिवीजन में, और 3rd चैप्टर बिलोंग करता है टीनेंसी के अंदर।
अब यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छे से जाननी पड़ेगी और वो ये है कि जो हमारा ये जो चैप्टर है, देखो चैप्टर सेकंड यानी कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7, ठीक, और इसके बाद में चैप्टर 3 आ रहा है। ध्यान से समझना, पूरा अटेंशन रखना इसके अंदर, क्योंकि ये जो सब सेक्शन 3 है ना, बहुत सारी बात ही बताता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। चैप्टर 3 इसमें क्या आ रहा है, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। अब ये जो सेक्शन 8 है वो तो लिमिटेड पीरियड टीनेंसी के बारे में बात करता है, जिसके अंदर कुछ खास प्रक्रिया है नहीं, तो इसको तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, ठीक। लेकिन बाकी के जो सेक्शन बचे उनके अंदर बहुत कुछ स्पेशल है। जैसे ये दोनों एस्पेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, चैप्टर 2 पूरा ही जुड़ा हुआ है रिवीजन से। किससे जुड़ा हुआ है, रिवीजन से। सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग टीनेंसी, मतलब इस एक्ट के बनते समय उस समय जो ऑलरेडी था, ऑलरेडी प्रीमाइसेस थे, ऑलरेडी टीनेंसी एग्जीक्यूट कर रखी थी, उनके बारे में बात कर रहा था। और सेक्शन 7 जो है वो न्यू टीनेंसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 9 इविक्शन, बेदखली की प्रक्रिया के बारे में जिक्र करता है। और ये जो है ये भी आपके करता तो इविक्शन ही है, लेकिन इस केस के अंदर तुरंत कब्जा चाहिए होता है, इमीडिएट पोजीशन चाहिए होता है। ये मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, अब समझना मेरी बात को। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अटेंशन। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3, सेक्शन 3 ये कहता है कि ये जो चैप्टर 2 और 3 है, यानी कि ये जो चैप्टर 2 है और ये जो चैप्टर 3 है, ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे, नॉट एप्लीकेबल। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होंगे कुछ पर्टिकुलर जगहों पर। तो वो जगहें कौन सी हैं ये हमें जानना है। वो जगहें कौन सी हैं, आइए जरा समझते हैं। और फिर इसका लॉजिक भी बैठेगा। आप ये भी देखना कि अगर ये दोनों चैप्टर अप्लाई नहीं हो रहे तो क्या बाकी का एक्ट लागू होगा क्या, लेट्स सी। तो इसको मैं यहीं पर रोकते हुए, इसमें देखो कितने ग्राउंड दे रखे हैं। आप जब सेक्शन 3 को पढ़ोगे तो यहाँ पर 1 से 3 तो हट चुका है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9 और 10, कुल मिला के 7 तरह के ऐसे प्रीमाइसेस दे रखे हैं जहां पर यह बात लागू नहीं होती है। चैप्टर 2 और 3 यानी कितना कह दीजिए कि 7 तरह के प्रीमाइसेस पर लागू नहीं होता है। 7 तरह के प्रीमाइसेस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। 1 से 3rd तो डिलीट है, 4th से लेकर जो ये 10 तक है, इन पर ये लागू नहीं हो रहा है। अब इसका प्रभाव कितना पड़ेगा उसको समझिएगा आप। देखो, कहने को तो चैप्टर 2 और 3 ही है, लेकिन जब आप इंडेक्स देखोगे तो इस अधिनियम के इंडेक्स में जो चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है, चौथा और 5वें की चैप्टर की बात करें अपन, उसके अंदर पूरा कनेक्शन ही इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे चौथे चैप्टर का कनेक्शन देखो, रीस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि अवैध रूप से बेकब्जा कृत। अब कोई भी चीज, अटेंशन रखना, अच्छे से सुनना मेरी बात को, बहुत ही इसके अंदर गहरा कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज जो है अवैध कब होगी, जब वो वैध नहीं है। और वैध कब है ये पता रखने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैध बेकब्जा होता क्या है, वैलिड लॉफुल एविक्शन होगा कब। और लॉफुल एविक्शन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सेक्शन 9 के अंदर वो कौन कौन से ग्राउंड है जो वैलिड एविक्शन के बारे में बात करता है। Am I right? यानी कि आप जो है चैप्टर 4 को समझ ही नहीं सकते जब तक कि आपके केस के अंदर आपको सेक्शन 9 के बारे में पता नहीं हो, सेक्शन 9 यानी कि चैप्टर 3 के बारे में पता नहीं हो। तो चैप्टर 4 जो है ना, वो क्या है, कहीं न कहीं डिपेंडेंट है। इन शॉर्ट मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, नोट चैप्टर 4 सेक्शन 11 और 12 डिपेंड है किस पर, सेक्शन 9 और 10 पर। सेक्शन 9 और 10 यानी कि चैप्टर 3। तो जब चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा
तो चैप्टर 4 अप्लाई हो पाएगा क्या, सोचना। इतना ही नहीं, एक काम करते हैं, इस बात को लगे हाथ तुरंत पढ़ ही लेते हैं। आप आओ एक बार सेक्शन 11 पर आओ, ताकि सारे पॉइंट देखो। मेन मुद्दा हमारा सेक्शन 3 को जानना है, और सेक्शन 3 को जानने के लिए पूरी कहानी मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। एक बार आइए आप सेक्शन 11 पर और देखिए सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, रीस्टोरेशन ऑफ पोजेशन इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट। अगर कोई भी किराएदार, इफ एनी टेनेंट इज डिस्पोजेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइसेस विदाउट हिज कंसेंट अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, अदरवाइज देन द ग्राउंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 9। साइड में आप चाहो तो लिख लो पेन से, सेक्शन 9 के अलावा, क्योंकि वैलिड ग्राउंड तो वही है, सेक्शन 9 ही है। इसके अलावा कोई वैलिड ग्राउंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए वो पॉइंट अप्लाई होगा। ही में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजिशन फाइल अ पिटिशन। तो उसको कुछ नहीं करना है, पिटिशन फाइल करनी कितने दिनों के अंदर, 30 days के अंदर फॉर रीस्टोरेशन। और उसके बाद सेक्शन 11 की जो प्रोसेस है वो सेक्शन 12 में आएगी। रिकवरी ऑफ पोजीशन, द टेनेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग रिकवरी ऑफ पोजीशन अंडर सेक्शन 11 वो एक पिटिशन फाइल करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के पास में, अकम्पनीड बाय एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगे हुए हैं उनके साथ में अटैच करते हुए। और फिर रेंट ट्रिब्यूनल वही तरीका है, नोटिस भेजेगा 21 दिन का, 21 days के अंदर वहाँ पर सामने वाले से रिप्लाई मंगवाएगा, और रिप्लाई के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी प्रोसेस को फुलफिल करेगा। अब देखो, आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने, लास्ट वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, तो मैंने स्टेप्स को, जितने भी प्रक्रिया है, जितनी भी प्रक्रिया है, सबके लिए कह रहा हूं मैं, कॉमन स्टेप्स फॉलो होते हैं वहां पर। कॉमन स्टेप्स वहां पे क्या होते हैं, फॉलो होता है। पहले अप्लाई करना, नोटिस करना, नोटिस करने के बाद वापस सामने डेट ऑफ हियरिंग होना, रिजॉइंडर होना, फाइनल डिस्पोजल होना, फिक्स प्रक्रिया है। अंतर किस में आता है, डेट्स में। ये जो नंबर ऑफ डेज है, कहीं पर 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जा रहा है, कहीं पर 21 दिन का दिया जा रहा है, तो उसके अंदर आएगा। बाकी इसके अंदर चेंजेज नहीं होने वाले हैं। तो 11 की प्रक्रिया किस में आ रही है, 12 के अंदर प्रक्रिया आ रही है, और वहाँ पे वो रीस्टोरेशन वगैरह जो करवा सकता है। तो नंबर ऑफ डेज के बारे में मैं आपको एक स्मार्ट टेबल दूंगा, जिसके अंदर सारी प्रक्रियाओं के नंबर ऑफ डेज आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 11 का प्रोसेस सेक्शन 12 में दे रखा है, और सेक्शन 11 जो है वो निर्भर करता है सेक्शन 9 पे। इसलिए जहां पर चैप्टर सेक्शन 3 के प्रभाव स्वरूप ये दोनों चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक बात है कि चैप्टर 4 भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अब आइए आप चैप्टर 5 पर। अब चैप्टर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 5 के अंदर पूरी प्रक्रिया दे रखी है, इसके रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन लगाकर। अब बाकी सारी चीजों को छोड़ो, आप तो खाली सेक्शन 14, 15 और 16 पर आ जाओ, 14, 15 और 16 पर आ जाओ। अब इनमें क्या दे रखा है, इस डायग्राम से समझना। यहां पर जो है स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है, रिवीजन वाला और इविक्शन वाला और इमीडिएट पोजीशन यानी कि तुरंत कब्जा वाला, इनके लिए प्रोसेस कहाँ का दे रखी है, तो इसकी प्रोसेस जो है वो आपको मिलेगी सेक्शन 14 के अंदर। इसकी प्रोसेस जो है वो आपको मिलेगी सेक्शन 15 के अंदर। सेक्शन 9 की प्रोसेस सेक्शन 15 में, और सेक्शन 10 की जो प्रोसेस है वो मिलेगी आपको सेक्शन 16 के अंदर। और ये जो तीनों सेक्शंस हैं, ये जो तीनों सेक्शंस हैं, ये कौन से चैप्टर के अंदर आते हैं, ये आते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो जब ये तीन ही अप्लाई नहीं होंगे, तो इसकी प्रोसेस का लेकर हम क्या करने वाले हैं। जब ये तीन बातें अप्लाई नहीं होगी, तो इनकी प्रोसेस का कोई रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब प्रोसेस का रोल ही नहीं है, तो चैप्टर 5 का कोई रोल ही नहीं रहा। फिर ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा होती है। रेंट ट्रिब्यूनल, ये रेंट ट्रिब्यूनल वही है जिसका जिक्र सेक्शन 13 में कर रखा है। ये जो तीनों प्रोसेस है, ये किसके समक्ष होगी, ये होती है रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। 1, 2 और 3 रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष होगी। रेंट ट्रिब्यूनल वो जिसका गठन सेक्शन 13 में किया जाता है, जिसका जुरिस्डिक्शन सेक्शन 18 के अंदर है। जिसका गठन कहां किया जाता है, सेक्शन 13 के अंदर, और उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, सेक्शन 18 में दे रखा है। तो 13, 14, 15, 16, 18 और 17 हमने अभी पढ़ा था। डेट तय करना,
अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल के सामने कब पेश होना है, ये भी कौन करता है, रैंक ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 17 भी किससे जुड़ा हुआ है, आपके रैंक ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ है। और फिर 19 के अंदर जो अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल आ रहा है, या 19A के अंदर जो बात आ रही है, वो सारी क्या है, जब रैंक ट्रिब्यूनल का आदेश ही नहीं होगा तो अपील क्या करोगे आप अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल के अंदर। मेरे साथ एक बार रिकॉल करो, देखो चैप्टर 5, ठीक है, सेक्शन 13 रैंक ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है। रैंक ट्रिब्यूनल मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहा है। पहली प्रक्रिया, रेंट का रिवीजन करना। रिवीजन वो जो एग्जिस्टिंग या न्यू टेनेंसी का सेक्शन 6 और 7 के तहत होता है, नंबर 1। नंबर 2, सेक्शन 9 के तहत जो ग्राउंड है बेदखली के, तो इविक्शन की प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है, दूसरा पार्ट। तीसरा, इसके अंदर जो इमीडिएट पोजीशन, तुरंत कब्जा चाहिए सेक्शन 10 के ग्राउंड के आधार पर, तो उसकी प्रोसेस करना सेक्शन 16 के अंदर। काम उसी के। कौन सा रैंक ट्रिब्यूनल करेगा, सेक्शन 18 बताता है। किस तारीख को अगर अपील होती है तो अपीलेंट की किस तारीख को पेश होना है दोनों पार्टीज को अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल के सामने, सेक्शन 17 में वो डिसाइड करता है। तो कुल मिला के 13 से लेकर 18 तक का सारा साम्राज्य रैंक ट्रिब्यूनल का है, जो कि इन 3 प्रोसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद 19 में अपील होना वगैरह, सेक्शन 20 में उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो जाना, वो सारी दूसरी बात है। एग्जीक्यूट तो करवाएंगे, जब ऑर्डर आएगा तो करवाएंगे ना। तो यहाँ पर कुल मिला के जब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे तो ये भी अप्लाई नहीं होंगे। अब ये इतनी लंबी चौड़ी गाथा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 3 ने तो खाली इतना लिख लिया, क्या लिखा कि चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होगा। इन 7 प्रीमाइसेस पर 1 से 3 तो डिलीटेड है, चौथी से लगाकर 4th से लगाकर 10 तक कि जो प्रीमाइसेस दे रखे हैं उन पर ये दोनों चैप्टर लागू नहीं होंगे। अब आप सोच कर देखो कि इन प्रीमाइसेस जब 2 चैप्टर लागू नहीं हो रहे हैं तो फिर आगे का पूरा अधिनियम भी कुछ मतलब नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, देखो सेक्शन 20 एग्जीक्यूशन कराओगे किसी का, किसका एग्जीक्यूशन कराओगे, ऐसे ऑर्डर जो रैंक ट्रिब्यूनल लागू किए। तो जब रैंक ट्रिब्यूनल आ ही नहीं रही है तो उसके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसा। 21 में प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल, तो जब रैंक ट्रिब्यूनल नहीं तो उसकी प्रोसीजर पावर का हम क्या करेंगे। 21A में प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट अथॉरिटी, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। 22 मॉडल फॉर्म, रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट, टीनेंसी एग्रीमेंट, पीरियड ऑफ टीनेंसी वगैरह। 22D के अंदर रिवीजन करना वगैरह, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सारी बातें आती हैं। तो ये बाकी के जितने भी प्रोविज़न हैं उनका एप्लीकेबिलिटी नल के बराबर हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए, मतलब रैंक ट्रिब्यूनल का जो जो रोल था वो सारा खत्म हो जाएगा उन प्रीमाइसेस के केस में जहां पर लागू ही नहीं होता है क्या, ये वाले प्रोविजन। तो इसीलिए सेक्शन 3 इज वेरी क्रूशियल। मतलब मैं आपको यहां तक भी कह सकता हूं जहां पर जिन प्रीमाइसेस पर चैप्टर 2 या 3 लागू नहीं हो रहे हैं उन पर 80% तक हमारा रैंक कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं होता है, लागू ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो अब मैं आपको कुछ थोड़ा से लास्ट वाले प्रोविजन पर लेके चलता हूं। जैसे आप आइए सेक्शन 25 पर, जब आप सेक्शन 25 पर आएंगे तो क्या दे रखा है, इंस्पेक्शन करना है। अब यहाँ पर इंस्पेक्शन संबंध में कोई ज्यादा डिटेल वाली बात दे रखी है क्या, नहीं। सिंपली क्या लिखा हुआ है, द लैंडलॉर्ड शैल हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट आउट बाय हिम 8 डे टाइम आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन। और अधिकतम वो कितनी बार कैरिड कर सकता है, 3 महीने में, 3 महीने में एक बार कर सकता है। तो प्रायर नोटिस देगा, डेट टाइम में आएगा और 3 महीने में एक आध बार कर सकता है। बेसिक सी चीज है, कुछ है ही नहीं 25 में, सिंपल सा। फिर 26 में जो मेंबर ऑफ स्टाफ वगैरह है उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत। तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा तो भविष्य में कोई भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो सीआरपीसी का सेक्शन 197 वगैरह जो सामान्य प्रक्रिया लागू होती है वो भी फॉलो हो जाएगी। रेंट अथॉरिटी को भी पब्लिक सर्वेंट माना है और उनके एक्शन को प्रोटेक्ट किया है 26A में। कुछ नहीं पढ़ने लायक है, ध्यान रखना। ये जो मिस्किलिनियस पार्ट है ना, ये एक एक लाइन में खत्म होने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ टेंशन करने वाली बात ही नहीं है। लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन शैल अप्लाई टू द पिटिशन एप्लीकेशन। अब मजेदार बात पता है क्या है, ये जो सेक्शन 27 है ना, इसके पास आपको एक पेज चिपकाना चाहिए और उस पेज पर लिखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लिमिटेशन दे रखी है। वैसे एक बात और सुनो, एक कन्फ्यूजन को अपने माइंड से निकाल देना, अगले 1 मिनट तक आंखें बंद करके मेरी बात को सुनना।
लिमिटेशन एक तो होता है कि आपको अगर कोर्ट को अप्रोच करना है तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर वहां पर जाना होगा, यानी कि जिस बंदे को रिलीफ चाहिए उसको लिमिटेड पीरियड में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो होता है लिमिटेशन ये। दूसरा लिमिटेशन होता है कि कोर्ट को अपनी प्रोसीडिंग, कोर्ट को अपनी कार्रवाई जो है एक नियत समय के अंदर करना है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर करना है। अगर वो फिक्स टाइम पीरियड में नहीं करता है तो कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक होता है कोर्ट का लिमिटेशन, एक हो गया पार्टी का लिमिटेशन, एक हो गया कोर्ट का लिमिटेशन। हमेशा ध्यान रखना, लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो पार्टी के लिमिटेशन पर लागू होता है, कोर्ट के लिमिटेशन पर लागू नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर सेक्शन 27 पार्टी के लिमिटेशन की बात कर रहा है। बाकी जो प्रक्रिया थी कि 180 दिन में मामला डिस्पोज होना चाहिए, 45 दिन में पहली हियरिंग होनी चाहिए, वो कोर्ट के ऊपर लागू होने वाली बातें हैं। ठीक है। 28 में कोर्ट फी कितनी होगी, तो यहां पर 2, 3, 4 के छोड़कर कोर्ट फी ऑन पिटिशन एप्लीकेशन अपील फाइल बाय ट्रिब्यूनल वुड बी द सेम एज वुड पेबल इन सिविल कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट के अंदर है वो क्यों यहां पर होगी। और बाकी वाले केसेस में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्शन 8 की जॉइंट पिटिशन फाइल करते हो ऑन अ जॉइंट पिटिशन फॉर लिमिटेड पीरियड टीनेंसी अंडर सेक्शन 8 एंड ऑन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑन सच पिटिशन या इसके किसी आदि खिलाफ, तो वहां पर कितना होगा, शैल बी पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल for the year next before the date of presentation of appeal irrespective of the period for which limited period tenancy short। मतलब वहाँ पर जो अमाउंट पेबल है उस साल के लिए, जस्ट उससे पहले वाले साल के लिए, उतने अमाउंट के अकॉर्डिंग एड वॉल्यूम बेसिस पर डिसाइड की जाएगी। एड वॉल्यूम का मतलब होता है वैल्यू बेसिस, मतलब फिक्स कुछ नहीं दे रखा है। ऑन एन एप्लीकेशन फॉर 22E। अब देखो अभी जो सेक्शन 22E क्या आ रहा है, रिवाइज रेंट करने के लिए, जो रेंट आप रिवाइज करना चाहते हो उसके लिए एप्लीकेशन है, तो उसके लिए फीस होगी 100 रुपये। और बाकी रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 और 7 करना है तो वहाँ पर, या ऑन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर है तो उस केस में 250 रुपये। तो बेसिकली 28 में तो क्या आया, कोर्ट फी आया, 4 भागों में डिवाइड कर दो इसको। यहाँ पर आपको छोटी सी टेबल बनानी चाहिए। पहला इसके अंदर क्या भाग आ जाएगा, ऑर्डिनरी जो है वो सिविल कोर्ट को जितनी भी कोर्ट फी पे करनी है उतना कोर्ट फी यहाँ पर भी लगेगा। अगर सेक्शन 8 की जॉइंट एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जितना भी साल भर का रेंट था उसके अनुसार, उसकी वैल्यू के अनुसार जो है ड्यूटी तय की जाएगी। उसके बाद अगर आप 22E का रिवीजन कर रहे हो तो उसके अनुसार 100 रुपये, और उसके अलावा 6 और 7 का है, सेक्शन 6 और 7 के अंदर है तो वहाँ पर रिवीजन। अच्छा ये देखो दोनों को समझना आप, इसमें अंतर क्या है दोनों तरह के रिवीजन के अंदर। 6 और 7 में तो क्या होता है कि साल भर के बाद में हर रेंट जो है वो 5% की रेट से बढ़ेगा, और 10 साल बाद में जितना भी रेंट टोटल है वो फिक्स हो जाएगा। फिर 10 साल बाद में नए सिरे से 5% स्टार्ट होगा। जैसे उदाहरण के लिए रेंट है 1 लाख रुपए, तो साल भर के बाद में होगा 1,05,000, 2 साल के बाद में होगा 1,10,000, 1,15,000, हर साल 5% बढ़ रहा है। 10 साल बाद में रेंट टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को फिक्स कर दो, अब 5% कैलकुलेट होंगे 1.5 लाख पर, यानी कि 10 साल बाद रेंट कितना होगा, 1.5 लाख के हिसाब से 7,500 बढ़ जाए तो उसके हिसाब से रेंट को है जो है तय किया जाएगा। ठीक है, तो अब यही अंतर आपके यहाँ पर है। जरा एक बार आओ तो 22E पर, 22E में देखना कि यहाँ पर जो रिवीजन है और सेक्शन 6-7 का जो रिवीजन है वो सेम है या अलग अलग है। Where the landlord after the commencement of tenancy and in agreement with the tenant has incurred expenditure on account of improvement, अगर लैंडलॉर्ड ने कोई खर्चा वगैरह किया है किस पर, इम्प्रूवमेंट का, कुछ नई चीज़ एड ऑन करवाई, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाया, तो वो क्या कर सकता है, अपने रेंट को रिवाइज कर सकता है। पहले 2 फ्लोर का था 3 फ्लोर कर दिया तो रेंट तो बढ़ाएगा, वो बढ़ा सकता है, या कोई एमिनिटीज उसने जोड़ी हो। लेकिन ये जो रेंट है वो 1 महीने बाद, जब भी काम पूरा हुआ है उसके 1 महीने बाद इफेक्टिव होगा, ये याद रखना। रिवाइज रेंट यहाँ पर 1 मंथ आफ्टर, मतलब यहाँ पे जो रेंट रिवाइज हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट के कारण रिवाइज हो रहा है, जबकि 6-7 के अंदर जो रेंट रिवाइज हो रहा था वो ऑटोमेटिक हो रहा था, मतलब महंगाई के कारण हो रहा था। ठीक है, और वेयर आफ्टर द रेंट ऑफ प्रीमाइसेस हैज बीन एग्रीड फिक्स देयर अरेंजमेंट डिक्रीज, और मान लो अगर किसी तरीके से आपने सुविधाएं कम की तो उस केस में रेंट का रिडक्शन भी होगा। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंट अथॉरिटी के सामने जाके एप्लीकेशन फाइल कर लो। तो ये जो 22D वाला पॉइंट है
उसी को रिवाइज करने का काम रेंट अथॉरिटी 22E में करती है। 22D का जो वर्किंग है उसी को डिसाइड किया जाता है 22E के अंदर। 22D का वर्किंग 22E के अंदर, 22D का सॉर्ट आउट किया जाता है 22E के अंदर। तो ये बात आपकी कहाँ पर आ जाएगी, सेक्शन 28 के अंदर लागू हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलो आओ, थोड़ा सा मेहनत लगेगा तो लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम परफेक्ट मैनर में होनी ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से 3 कॉलम में मामला डिवाइड कर देना है। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हेडिंग डाल दो सेक्शन 28 कोर्ट फी। कोर्ट फी यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर पर्टिकुलर और यहाँ पर कोर्ट फी। सबसे पहले 28 का 1, 28 का 2, 28 का 3, उल्टे चलेंगे। सबसे पहले 4th क्लॉज में आओ। रिवीजन ऑफ रेंट अंडर 6 and 7 एंड ऑन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑन सच अ पिटिशन। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बात आ जाएगी रिवीजन। रिवीजन कौन सा, सेक्शन 6 या 7 वाला। ठीक है, कितने होगा फीस यहाँ पर, 250 रुपये। कोर्ट फी कितनी, 250 रुपये। ओके, अब 28(3) के अंदर अगर 22E की एप्लीकेशन है और पिटिशन अंडर 23 है, 24 है, 23 और 24 भी पढ़ा था, अमेनिटी वाला, ड्यूटीज वाला। तो यहाँ पर अगर मामला सेक्शन 22E या फिर 23 या फिर 24, इनके कीवर्ड भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि एग्जाम आए तो आपको तो ये अच्छे से ध्यान में रहे। 22E तो है रिवीजन के संबंध में, ये रिवीजन इंप्रूवमेंट का, ये रिवीजन महंगाई वाला। 23 के अंदर क्या आया था पर्टिकुलरली, अमेनिटी, सुविधाएं। और 24 में क्या आ रखा है, रिपेयर्स। ठीक है, इनके संबंध में कितना अमाउंट दे रखा है यहाँ पर, 100 रुपये। यहाँ पर कितना होगा, 100 रुपये का आपको कोर्ट फी पे करना है। ठीक, इसके बाद सेकंड क्लॉज में क्या दे रखा है, जॉइंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8, यानी कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की एप्लीकेशन है तो उसमें एड वॉल्यूम ड्यूटी होगा। एड किसके ऊपर, जो भी एनुअल रेंट है साल भर का, साल कौन सा, एप्लीकेशन जस्ट पहले वाला, उसके अनुसार तय किया जाएगा। और बाकी के जितने भी मैटर बचे उनको मैं क्या बोलूंगा, रेजिडुअल। रेजिडुअल यानी कि शेष जितने भी मुद्दे बचे तो सेम एज सिविल कोर्ट, सेम एज सिविल कोर्ट। तो ये हमारा कोर्ट फी का क्राइटेरिया रहेगा। बस 4 चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं। 3 चीजें याद रखोगे तो चौथी तो ऑटोमेटिकली वैसे भी याद हो जानी है। ये कौन सा है, कोर्ट फी का स्ट्रक्चर जो हमारे सामने इस तरीके से रहेगा। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, एक्ट का क्या होगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट जो यहां पर होगा। तो यहां पर क्या हो गया, 29 एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। 30 में कुछ नहीं कह रखा है कि अगर जरूरत पड़े, कोई डिफिकल्टी आए तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की नियम बनाने की पावर 31 के अंदर, और पुराना वाला जो कानून था उसको रिपील किया गया 1950 को 32 के अंदर। अब देखो ये जो प्रोविजन है ना 25 से 32, मिसक्लेनियस पार्ट हमने अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो अलग से याद रखा जाए। 28 को अच्छे से समझ लो, 25 की बेसिक बात को जान लो इंस्पेक्शन संबंधी, 26 में उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है वगैरह, ये कॉमन सी बातें हैं। मिसक्लेनियस पार्ट आपको एक एक लाइन के नोट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ये मेरा आपसे सजेशन भी रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मुद्दा था हमारा चल क्या रहा था, सेक्शन 3। अब आइए जरा सेक्शन 3 को देख ही लेते हैं कि उसमें है क्या। अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें जानी है उसके अंदर स्पेशली सेक्शन 3 के पॉइंट को जानने के लिए हमने ये देखा कि भाई चैप्टर 4 का क्या रोल है, 5th का क्या रोल है यहाँ पर। उसके बाद में ये रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह, ये सारे मुद्दे ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं पहले वाले पार्ट के अंदर भी।
अमेनिटी का पॉइंट भी पढ़ लिया। मेन हमें जो अभी डिस्कस करना है, मेन चीज जो हमें अभी देखनी है वो सिर्फ ये देखनी है कि सेक्शन 3 में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर ये बाकी की चीजें लागू नहीं हो सकती। तो आइए सेक्शन 3 के इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर जो मैंने अप्रोच आपके सामने रखा है, अगर आप इसके जरिए से काम करेंगे ना तो यकीन मानिए आप आसानी से ये जो छोटा सा रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, इसको बोनस मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अप्रोच थोड़ा सा इस तरीके से रखिए, जो सेक्शन दिख रहा है आसान किया जा सकता है उसको आसान करने का कोशिश कीजिए। अब कौन कौन सी प्रीमाइसेस देखो, प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। क्यों ना इसकी लिस्ट ही बना दी जाए, अभी बना देते हैं। सेक्शन 3 के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रीमाइसेस जहां पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नॉट एप्लीकेबल। कुछ एक पॉइंट मैं बताता हूं, बाकी के पॉइंट इस तरीके से आपको तैयार करना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट। दूसरा, एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू लेट आउट बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। यानी कि पांचवा क्या हो गया कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है किसी भी सेंट्रल एक्ट में या फिर स्टेट के कानून के तहत, कानून सेंट्रल भी हो सकता है स्टेट भी हो सकता है, ऐसी प्रीमाइस है जो 617 के तहत गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आती है। यानी कि 6 में गवर्नमेंट कंपनी हो गया, उनकी अगर कोई प्रीमाइसेस है तो इस तरीके से 7वां पॉइंट भी आ जाएगा, 8वां पॉइंट भी आ जाएगा, 9th पॉइंट भी आ जाएगा, 10th पॉइंट भी आ जाएगा। ज़रूरत क्या है, बस एक बार तबीयत से इस पॉइंट को पढ़ते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, दैट्स ऑल। अप्रोच सीखें वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो 6 के अंदर क्या दे रखा है, देवस्थान डिपार्टमेंट, तो नोट कर सकते हैं आप देवस्थान डिपार्टमेंट या वक्फ प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा आपके 7th में। 8th में ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी रिलीजियस, चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर 8वां पॉइंट क्या आ जाएगा, रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशनल ट्रस्ट। एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और वेस्टेज यूनिवर्सिटी, 9th पॉइंट आ जाएगा यूनिवर्सिटी। 10th, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट जिसकी, या कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा हो। ये 10th वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। अच्छे मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसको लिख ही देता हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आप लोगों का नंबर नहीं कटना चाहिए, ये दिल की इच्छा है। ये एक्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही एकदम अच्छा एक्ट है यार, ये नंबर देके जाएगा, ये जो है नंबर देख के जा सकता है, बस जरूरत है तो क्या उस तरीके से हमको समझने की। अब देखो 7वां पॉइंट हमारे पास में क्या आया, देवस्थान डिपार्टमेंट या वक्फ एक्ट, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लो देवस्थान। हमें सिर्फ कीवर्ड याद करने की जरूरत होती है एग्जाम में। देवस्थान या फिर जो वक्फ बोर्ड है उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड यानी कि मोमडन से संबंधित हो गया और देवस्थान हिंदुओं से संबंधित हो गया। 8वां, ऐसी प्रॉपर्टी जो किससे संबंधित है, कहीं न कहीं 6 पॉइंट हमने कवर कर लिया, यस गवर्नमेंट कंपनी आ गया। 8 पॉइंट, रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, कौन सी, रिलीजियस, चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट, ये कीवर्ड याद कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, एनी प्रीमाइसेस जो किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हो, सॉरी यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग करती है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा यूनिवर्सिटी। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे समझना, एनी प्रीमाइसेस जो किसको लेट आउट की जाए। देखो एक तो होता है बाय और एक टू, इसका भी पॉइंट समझना, अभी डिस्कस करूंगा, पहले सिर्फ नाम लिख लेता हूं। बैंक्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कॉर्पोरेशन, यानी कि बैंक आ गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ गया, या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी कॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि एमएनसी हो गई, या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि
इन शॉर्ट या तो लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका मामला क्या हो, जिसकी पेड अप कैपिटल, देखो पेड अप कैपिटल किसकी होती है, लिमिटेड कंपनीज की होती है, 1 करोड़ या ज्यादा है, 1 करोड़ या उससे क्या है ज्यादा है वहां पर। अब ये तो डिपार्टमेंट है जहां पर लागू नहीं हो रहा, बट यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखना है बाय और टू का, बाय और टू का, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। देखो देवस्थान के द्वारा किया जा रहा है तो मतलब देवस्थान की खुद की प्रॉपर्टी, देवस्थान को किया जा रहा है तो देवस्थान प्रॉपर्टी देवस्थान की नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी, बट देवस्थान को दी जा रही है, तो अलग सेगमेंट बन जाएगा। तो जब आप इन पॉइंट को पढ़ोगे, जैसे देखो 4th पॉइंट, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपके फर्स्ट पॉइंट में टू भी है और बाय भी है, मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खुद की हो या किसी और की प्रॉपर्टी वो किराए पर ले रही हो। 5th में टू एनी बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय, यहां पर भी क्या आ गया, 5th के अंदर भी टू और बाय दोनों पॉइंट आ गए, टू भी आ गया और बाय भी आ गया। 6th पॉइंट देखिए यहां पर, गवर्नमेंट कंपनी टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी, अब यहां पर देखो सिर्फ टू दिख रहा है आपको, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा नहीं की जा रही, गवर्नमेंट कंपनी को की जा रही है, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी से बिलोंग करती है, समझना, ऐसी प्रीमाइसेस जो गवर्नमेंट कंपनी से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो वर्ड आएगा टू अलग तरीका हो जाएगा, बाय आ जाएगा थोड़ा सेगमेंट अलग हो जाएगा। देखो समझना, पहला पॉइंट यहां पर बेरेक निकालिए और आराम से इसको समझ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, 1 बाय 1 चलते हैं। पहला पॉइंट, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू, जो संबंध रखती है, और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उससे बिलोंग रखती है या उसके द्वारा लेट आउट की गई है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। यहां पर टू और बाई का मतलब हम समझना पड़ेगा, टू मतलब क्या, टू आया है आपके बिलोंग टू, उससे संबंधित तो है लेकिन लेट आउट उसने नहीं की हो, और दूसरा आ रखा है उसके द्वारा लेट आउट हो, तो यहां पर दोनों सेगमेंट आ सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है सपोज करो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लेट आउट करने का अधिकार रखती है, तो वहां पर भी ये वाली बात आ जाएगी, चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होंगे। इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है, ये टू और बाई वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है, और नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ। चलो एक काम करो, लेट इट गो करो इसको, ये ज़्यादा डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट समझने के चक्कर में कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, आप इसको सिंपली रहने दो, इट्स ओके। मतलब एग्जाम में अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि ज़्यादा डेप्थ में इस तरह से घुमा के पूछा गया है, इसलिए हम भी ज़्यादा परेशान इसके अंदर नहीं होते हैं। आप सिंपली इस बात को याद रख लो कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, बस ये जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होता है, और जैसा कि मैंने आपको समझाया है 2 और 3 लागू नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे जो अप्लाई नहीं हो पाएंगे, जो अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को मैं वापस कह रहा हूं, समझ लीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ज्यादा क्या है कि डिटेल में चले गए ना तो मामला कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो जाए, इसलिए मैं जो 5 मिनट मैंने पहले बात की उसको आप इग्नोर करो, सीधा सा मुद्दा याद रख लो कि ये जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी पर सेक्शन 3 आएगा, तो इसका मतलब चैप्टर 2 और 13 जो है, थर्ड जो है वो लागू नहीं होगा, और वो अगर लागू नहीं होता है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो लागू नहीं होगी, जैसा कि हमने यहां पर समझा। ओके, तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जो मैं आपको पर्टिकुलर नोट्स प्रोवाइड करूंगा इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के, उनमें आप कुछ एक पीरियड की टीनेंसी को देख लेना, जो कि मैंने लास्ट वाले पार्ट में समझाई भी थी। दिनों का अंतर है, नंबर ऑफ डेज का, बाकी प्रक्रिया सेम है, नोटिस इतने दिनों में, वापस सामने के जवाब इतने दिनों में आना चाहिए, पहली हियरिंग इतने दिनों में होनी चाहिए वगैरह, तो उन चीज़ों को आप आराम से देख लीजिएगा। बाकी इस रेंट कंट्रोल एक्ट में परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जो हमने मेहनत की है स्पेशली खासकर कुछ चीज़ों को शॉर्टकट, जैसे सेक्शन 19 को आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये थोड़ा सा एफर्ट आपको करना होगा। एक लास्ट पार्ट पे आ जाइए, सेक्शन 20 पे, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के अंतिम पार्ट को समझेंगे।
एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर सेक्शन 20 जिसके अंदर 3 और 4 सबसेक्शन दे रखे हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला सबसेक्शन, रेंट ट्रिब्यूनल शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट द मैनर प्रेस्क्राइब बाय फाइनल ऑर्डर एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ फोर। अब ये वो तरीका वही है, इसके साथ में लिख लीजिए रीड विद सेक्शन 51 सीपीसी। यहां पे एग्जीक्यूशन का कोई नया अलग तरीका नहीं दे रखा है। जैसे डिक्री और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते थे सीपीसी में, वही बात यहां पर लिखी हुई है। आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ो और नहीं भी पढ़ोगे तो भी सीपीसी याद है तो इसका आंसर देख के आ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या अरेस्ट और डिटेंशन या किसी के उसके जो बैंक अकाउंट वगैरह हैं उनको अटैच करेंगे, सैलरी अलाउंसेस को अटैच करेंगे, किसी एडवोकेट को या कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे ताकि वो उसकी एग्जीक्यूशन को एडमिनिस्टर कर सके, पोजीशन की डिलीवरी करना है ना। तो ये सारी बातें इसके जरिए आती हैं। दूसरा सबसेक्शन, द ट्रिब्यूनल में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा सबसेक्शन सिर्फ इतना कह रहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है या स्थानीय बॉडी उनकी मदद ली जा सकती है। इफ द टेनेंट डज नॉट वैकेट द प्रीमाइसेस विद इन 3 मंथ, और 3 महीने में के अंदर वो वैकेट नहीं करता है, ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ द पोजीशन, ही शैल बी लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी। वहां पर क्या पे करना पड़ेगा उसको? मीन प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। कितना? दुगना, 2 times ऑफ द रेंट इन केस ऑफ प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल है, और 3 टाइम पे करना पड़ेगा अगर प्रीमाइसेस कॉमर्शियल है, एंड एट द रेट ऑफ 3 times द रेट इन केस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर इमीडिएट पोजीशन इज प्रोसेस। यानी कि उसको 3 महीने का समय दिया गया। ध्यान से सुनना, 3 महीने का समय दिया, 3 महीने में उसने खाली नहीं किया। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा उसको? एक तरीके से दुगना जो है 2 टाइम रेंट जो पे करना पड़ेगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है 3 टाइम, और अगर सेक्शन 10 का मामला है, इमीडिएट पोजीशन, तुरंत कब्जे का मामला है, तो भी उसको 3 गुना मीन प्रॉफिट जो है पे करना पड़ेगा रेंट के बराबर। ओके, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर इन समरी मैनर। एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? समरी मैनर, समरी तरीके से जो है एग्जीक्यूशन किया जाएगा। मेड अंडर दिस सेक्शन विद इन 45 डेज। अब यहां पर भी नोट कर लो, कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर एग्जीक्यूशन जो है किया जाएगा। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? फाइलिंग ऑफ एन अपील और अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन विल नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द मीन प्रॉफिट। अब यहाँ पर स्पष्ट बात लिखी है कि अगर आप अपील कर देते हो तो आपकी जो ये मीन प्रॉफिट पे करने की बात है वो सस्पेंड नहीं होगी। उदाहरण लेते हैं, जनवरी महीना था, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, भैया खाली करो मकान, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन लैंडलॉर्ड के फेवर में दे दिया। अब वो टेनेंट कह रहा है मैं अपील में जा रहा हूँ, तो कोर्ट ने कहा जाओ, अपील में चला गया वो, और अपील की प्रोसीडिंग चल रही है। 3 महीने कब के ख़त्म हो गए, उसके बाद मतलब जनवरी का महीना था, अब तो जुलाई का महीना आ गया, तो क्या वो जो मीन प्रॉफिट पे करने की उसकी लायबिलिटी उससे बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा, वो उससे नहीं बचेगा। ये बात इस एक्सप्लेनेशन के अंदर मेंशन कर रखी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो इस कॉन्सेप्चुअल तरीके को हमने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके एस्पेक्ट को समझा होगा। 1-2 बार थोड़ा सा रिवाइज करना, क्योंकि लोकल लॉ है, हो सकता है हमने पहले पढ़ा हो, पहले नहीं पढ़ा हो, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे, डेफिनेटली ये आपके लिए बोनस साबित होगा एग्जाम के अंदर। ओके, तो मेहनत को छोड़ना नहीं है, जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो तब तक अपनी हिम्मत को टूटने देना नहीं है। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।